गांव की रातें कुछ ज्यादा ही खामोश थीं, जैसे कोई अनकहा डर हवा में तैर रहा हो। राजस्थान का वो पुराना गांव मोहनगढ़, जहां हर शाम सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी डाली पर कोई चिड़िया भी नहीं बैठती थी। लोग कहते थे उस पेड़ में एक औरत की आत्मा रहती है, जिसे कई साल पहले जिंदा जलाया गया था। उस पेड़ के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, खासकर रात को तो बिल्कुल नहीं। मेरा नाम अजय है और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल के साथ इसी गांव में रहता था। राहुल बहुत निडर था, उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन वो बोला, अजय, आज रात उस पीपल के पेड़ के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने मना किया, लेकिन वो हंसते हुए बोला, डर मत, चल ना, मजा आएगा। हमने अपना मोबाइल कैमरा, टॉर्च और एक माइक लिया और रात ठीक 12 बजे घर से निकले। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे हम पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ के नीचे जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर था, लेकिन वो बिना हवा के भी हिल रहे थे। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बोला, रिकॉर्ड चालू, अब देखेंगे भूत वूत होता भी है या नहीं। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक काली परछाई दिखाई दी और तुरंत गायब हो गई। मैंने डर कर पूछा, ये क्या था? राहुल बोला, कुछ नहीं यार, कोई कैमरा का इफेक्ट होगा। हम आगे बढ़े, तभी पीछे से एक औरत की धीमी सी आवाज आई, क्यों आए हो? हमने एक दूसरे की तरफ देखा, डर की लहर दौड़ गई। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पत्ते तेजी से हिलने लगे थे। राहुल बोला, शायद कोई जानवर होगा, चल थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे ही हम पेड़ के और करीब पहुंचे, मेरी सांसें तेज हो गईं। पेड़ की छाल पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरचकर बनाए हों। राहुल ने उन निशानों को टॉर्च से देखा और बोला, ये क्या है यार? तभी कैमरे में फिर से वही काली परछाई दिखी। इस बार वो और पास थी। मैंने डर से राहुल का हाथ पकड़ लिया। चल न, वापस चलते हैं। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा एकदम सूना था। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे, लेकिन आवाज किसी और की थी। मैंने कहा था, मुझे मत जगाओ। पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे। अब हवा बहुत ठंडी और भारी हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार और डरावनी हंसी हवा में गूंजने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में हंस रही हो। मैं कांपने लगा, लेकिन राहुल की नजरें एकटक पेड़ को देख रही थी। फिर अचानक उसका शरीर हवा में ऊपर उठा और पेड़ की तरफ खींचने लगा। वो चीख नहीं रहा था, बस उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। कुछ ही सेकंड में वो पेड़ के तने से ऐसे चिपक गया जैसे कोई उसमें समा गया हो। मैं डर के मारे वहां से भाग पड़ा, बिना पीछे देखे। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और पूरी रात कांपता रहा। अगली सुबह गांव के मंदिर गया और पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, तू भी गया था उस पेड़ के पास? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पूछा, क्या राहुल ठीक है? पुजारी बोला, जिस आत्मा ने उसे बुलाया वो मीरा है, अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसने बताया कि मीरा को उसी पेड़ से बांधकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक अंग्रेज से प्रेम करती थी। मरते समय उसने शपथ ली थी, हर अमावस्या मैं एक को ले जाऊंगी। पुजारी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू भाग गया, पर वो लौटेगा नहीं। मैं घर लौट आया और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर राहुल नहीं, कोई और था, एक औरत जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने कैमरे की तरफ देखा और बोली, अब तेरा नंबर है। मैंने तुरंत कैमरा बंद कर दिया, लेकिन आवाजें अब भी कानों में गूंज रही थीं। रात को मैं सोया नहीं। मुझे बार बार ऐसा लगा
जैसे कोई मेरे कमरे में है। अचानक मेरी खिड़की अपने आप खुल गई और एक साया अंदर घुस आया। मैंने देखा वो राहुल था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम 3 हो गए हैं। उसने बताया कि मीरा को उसी पेड़ से बांधकर गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक अंग्रेज से प्रेम करती थी। मरते समय उसने शपथ ली थी, हर अमावस्या मैं एक को ले जाऊंगी। पुजारी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू भाग गया पर वो लौटेगा नहीं। मैं घर लौट आया और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर राहुल नहीं, कोई और था, एक औरत जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने कैमरे की तरफ देखा और बोली, अब तेरा नंबर है। मैंने तुरंत कैमरा बंद कर दिया, लेकिन आवाजें अब भी कानों में गूंज रही थीं। रात को मैं सोया नहीं। मुझे बार बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। अचानक मेरी खिड़की अपने आप खुल गई और एक साया अंदर घुस आया। मैंने देखा वो राहुल था, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम 3 हो गए हैं। रात के ठीक 12 बजे मेरे कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। कभी दरवाजा खुद हिलता, तो कभी खिड़की अपने आप खुलती। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया था। आंखें खुली थीं, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक सामने की दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी, वही जो उस रात कैमरे में आई थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरा और ठंडा होता जा रहा था। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तू नहीं बचेगा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। फिर मैंने देखा राहुल खड़ा था, पर उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं था, अब तू भी हमारे साथ होगा। अगली सुबह मैं जमीन पर पड़ा मिला, बिस्तर से दूर, दरवाजा खुला हुआ। गांव वालों ने कहा, तू बाहर गया था क्या? तेरे पैरों पर कीचड़ है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था, रात का एक भी पल नहीं। मैं समझ गया वो आत्मा अब मुझे अपने जाल में ले चुकी है। मैंने दोबारा कैमरा चालू किया, उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। फिर एक दिन गांव में एक और लड़का गायब हो गया। नाम था मनीष। मनीष भी राहुल का करीबी दोस्त था, और उस रात वो मेरे घर मिलने आया था। हमने बहुत देर बातें की, लेकिन आधी रात को वो अचानक चुप हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या तूने भी उसकी आंखों में देखा था? मैंने पूछा, किसकी? वो बस मुस्कुरा दिया, और अगली सुबह वो घर में नहीं था। उसकी चप्पलें दरवाजे के बाहर पड़ी थीं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। गांव में फिर से हलचल मच गई। एक और लड़का पेड़ के पास देखा गया था, मगर अब गायब था। अब गांव वाले डरे हुए थे। हर रात मंदिर में दीप जलाए जाते थे। पुजारी ने मुझे बुलाया और कहा, अब ये रुकने वाला नहीं, ये आत्मा और भी भूखी हो चुकी है। मैंने कहा, तो हम क्या करें? पुजारी बोला, तुझे फिर से उस पेड़ के पास जाना होगा, उसका अंत वहीं होगा। मैंने डरते डरते हाँ कहा। अगली अमावस्या की रात मैं अकेला उस पीपल के पेड़ की तरफ चला गया। हाथ में कैमरा था, जेब में एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, हवा रुक गई, जैसे पूरा समय ठहर गया हो। पेड़ की डाली से एक सफेद साड़ी लटक रही थी, और उसमें से कोई औरत झांक रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, और आंखें आग जैसी चमक रही थी। उसने कहा, तू मुझे फिर से जलाने आया है? मैंने कांपते हुए कहा, मैं शांति चाहता हूं, सबके लिए। वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो सीधे हड्डियों में उतर जाए। पेड़ के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं जल रहा था। राहुल और मनीष की आत्माएं वहां प्रकट हुईं, मगर अब वो इंसान नहीं रहे थे। वो पेड़ से झूलती परछाइयों की तरह हवा में लहरा रहे थे। मीरा ने कहा, अब ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर वो जो सच्चाई जानता है, वो मरेगा। मैंने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। मीरा चीखने लगी, बंद कर इसे,
बंद कर, राहुल की आत्मा चिल्लाई। अजय, भाग जा, अब भी मौका है। पर मैं रुका रहा जब तक पूरी चालीसा खत्म नहीं हुई। अचानक हवा रुक गई, आग बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब मैं उठा तो सूरज निकल रहा था और पेड़ की हर डाली जली हुई थी। राहुल और मनीष का कोई नामो निशान नहीं था। मैं घर लौटा, लेकिन अब भी कैमरे में एक आखिरी फुटेज दिख रही थी। मीरा का चेहरा, वो कह रही थी, मैं अब भी यही हूं, किसी और के इंतजार में। मैंने कैमरा बंद कर दिया, लेकिन अब भी मेरी नींद में वो मुझे पुकारती है। शायद कहानी खत्म नहीं हुई, शायद अगला शिकार कोई और होगा। मेरी कहानी के लिए एक लाइन, अगर तुम्हें भी रात को किसी सूनी सड़क पर साड़ी लटकती दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना,